एवरीवन, प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में केंद्रीय मंत्रिपरिषद यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कवर करने वाले हैं और उससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद और कुछ प्रमुख जो प्रावधान है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसका जो वर्णन है वह किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में। कहाँ पर किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में, 74 में, आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, किसके लिए? राष्ट्रपति जो हमारे महोदय है ना, राष्ट्रपति महोदय, उनकी सहायता के लिए, जो प्रेसिडेंट महोदय है उनकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। एक मतलब मंत्रिपरिषद की बात की गई है और कहा गया है, और ये कहा गया है कि उसका जो प्रमुख होगा वह प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका जो प्रमुख, उसके जो प्रमुख होंगे वो एक प्रधानमंत्री होंगे। ये बात कही गई है अनुच्छेद 74 में। ये सभी आर्टिकल्स, जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन इस क्लास के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम एक जनरल ओवरव्यू के साथ चलते चलते हैं, जिसमें हमारे जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो एकदम सिंपल रहता है। उसमें पूछा जाएगा कि मंत्रिपरिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 74 में। फिर मंत्रिपरिषद की योग्यताएं, नियुक्ति, शपथ, वेतन एवं भत्ते का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तब हम चले जाएंगे आर्टिकल 75 में। अभी आगे उसमें देखेंगे। तो इस तरीके से अनुच्छेदों को, और इनका डिटेल पढ़ना रहेगा तो हम लास्ट में इसको हम कवर कर लेंगे, है ना। तो ये हो गया केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात। अब ये जो मंत्रिपरिषद होती है, ये मंत्रिपरिषद आखिर है क्या? तो दोस्तों, मंत्रिपरिषद को आप ऐसे समझिए कि ये जो मंत्रिपरिषद है ना, ये एक तरह से समूह है। क्या है? ये एक समूह है, ग्रुप है। ठीक है, इसमें ये है कि जो मंत्रियों का समूह, ठीक, अगर हम इसे कहें कि ये वह मंत्रियों का समूह है, मंत्रियों का समूह। ठीक है, इसमें बहुत प्रकार के जो मंत्री होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। और मंत्री कौन होता है? मंत्री जो होता है वह किसी विभाग का प्रमुख होता है। हम मंत्री किसे कहते हैं? मतलब अगर हम मंत्री की बात करें तो वह किसी विभाग, ठीक है, किसी विभाग, या इसी को आप मंत्रालय कह सकते हैं, तो वह विभाग का क्या होता है? प्रमुख होता है ना। प्रमुख होता है किसका? विभाग का। ठीक, जैसे सपोज कीजिए हेल्थ एक डिपार्टमेंट है, होम, गृह मंत्रालय जिसे हम कहते हैं, है ना, वो भी एक डिपार्टमेंट या मंत्रालय है। तो इसके जो प्रमुख होते हैं, किसी विभाग के या किसी मंत्रालय के जो प्रमुख होते हैं, उनको कहा जाता है मंत्री। ठीक है, जैसे रक्षा एक विभाग है या एक मंत्रालय है ना, तो उसके प्रमुख को हम क्या कहेंगे? रक्षा मंत्री कहेंगे। और ऐसे अलग अलग जो विभाग हैं, ठीक है, अलग अलग जो मंत्रालय है, उन सब के मंत्रियों का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं क्या? आपका मंत्रिपरिषद। क्लियर है बात? तो ये मंत्रियों का एक समूह है मंत्रिपरिषद, और कुछ नहीं है। और इस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है, इस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वह प्रधानमंत्री होता है। क्लियर है बात? ये सारी बातें आपकी की गई हैं आर्टिकल 74 में। ठीक है, और मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए। ठीक है, इसके लिए आप आर्टिकल 53 याद कर लीजिएगा, जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। आर्टिकल 53 में कहा गया है ना कि कार्यपालिका का जो प्रमुख है वह राष्ट्रपति होगा, नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, और वह या तो स्वयं या तो अपने अधीनस्थों के माध्यम से अपने दायित्वों का, अपने कार्यों का निर्वहन करेगा। ये बात कही गई 53 में, है ना। यह राष्ट्रपति वाले चैप्टर में हम देख चुके हैं। अब हम महत्वपूर्ण बात ये समझते हैं कि आखिर ये जो मंत्री हैं, ठीक है, ये जो मंत्री हैं, इसमें से मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो इनके इंपॉर्टेंस के आधार पर, महत्व के आधार पर, ठीक है, और एक दूसरे से जो कनेक्टिविटी है, जो जुड़ाव है, उसके आधार पर हम 3 प्रकार के मंत्रियों की चर्चा करते हैं, है ना। सबसे पहले नंबर पर जो होते हैं उन्हें कहा जाता है कैबिनेट मंत्री। क्या कहा जाता है? कैबिनेट मंत्री। ठीक है ना, कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। दूसरे नंबर पर होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे नंबर पर होते हैं उपमंत्री। ठीक है, ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनके पास अपना स्वतंत्र मंत्रालय होता है। मतलब ये किसी मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, मतलब इनके पास एक स्वतंत्र मंत्रालय होता है। ठीक है, और महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है। कैसा मंत्रालय होता है? महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है। मतलब इनके पास जो मंत्रालय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, है ना, फिर आपका रेलवे, फिर परिवहन, कम्युनिकेशन मतलब संचार, ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय इनके पास होते हैं। वैसे ही राज्य मंत्री, इनके पास भी महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना कैबिनेट मंत्रियों के पास होता है। जैसे राज्य मंत्री के पास क्या होंगे? तो इनके लिए जैसे खेल मंत्रालय हो गया, ठीक है, स्पोर्ट मिनिस्ट्री हो गया, खेल मंत्रालय हो गया, कपड़ा मंत्रालय हो गया, इस तरीके के जो मंत्रालय होते हैं, तो ये राज्य मंत्री। और तीसरे नंबर पर आते हैं उपमंत्री। तो ये जो उपमंत्री होते हैं इनका गठन किया जाता है, मतलब इनका निर्माण किया जाता है इनकी
और इनकी सहायता के लिए। मतलब उप मंत्री का काम ये होता है कि ये इनको जो है सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि मंत्रालय का काम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो उनको हेल्प करने के लिए वैसे तो उनका पूरा एक मंत्रालय का पूरा एक विभाग होता है, अपने स्टाफ होता है, लेकिन फिर भी उप मंत्री होते हैं, ठीक है, जो कि एक प्रतिनिधि स्तर का व्यक्ति होता है ना। तो उप मंत्री इनकी सहायता के लिए होते हैं। वैसे ही राज्य मंत्री भी कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये 3 प्रकार के मंत्री आपको याद रखने हैं। अब इस मंत्री परिषद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ ये मंत्री परिषद है क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है कि हमारे यहाँ पर जो है वह मंत्री परिषद है, ठीक है। ऐसा मतलब क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वह मंत्री परिषद का गठन किया गया है? तो देखिए, हमारे यहाँ पर जो है वह दोस्तों संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया है? संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था। ये जो संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, इसमें ऐसा होता है कि इसमें 2 प्रकार के प्रमुख होते हैं। जो प्रमुख होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है नाम मात्र का प्रमुख और एक होता है वास्तविक प्रमुख, ठीक है। एक होता है नाम मात्र का, एक होता है वास्तविक प्रमुख। जो नाम मात्र का प्रमुख होता है वह जो है राज्य प्रमुख होता है। क्या होता है? राज्य प्रमुख। जैसे हमारे यहाँ कौन है? राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वह राज्य प्रमुख होते हैं। और जो वास्तविक प्रमुख होता है वह जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, कार्यपालिका का जो है, कार्यपालिका की शक्तियों का जो है वह वास्तविक उपभोग करता है। क्या करता है? वास्तविक उपभोग करता है, मतलब वास्तविक तरीके से जो है उसका उपभोग करता है, उसका प्रयोग करता है। लेकिन ये जो वास्तविक प्रमुख होता है, ये कार्यपालिक जो शक्तियां हैं वो नाम मात्र के प्रमुख जो है, जो नॉमिनल हेड है, उसके नाम से करता है, मतलब इसके नाम से करता है, ठीक है। तो ये नाम मात्र का सारे काम जो है इनके नाम से किए जाएंगे, लेकिन करने वाला कोई और होगा। जैसे घर में शादी का फंक्शन हो या कोई और फंक्शन हो, तो जब आपके घर से कार्ड जाता है, मतलब इनविटेशन लेटर जाता है, तो वो क्या होता है? परिवार के मुखिया के नाम से जाता है, ठीक है, कि फलाने परिवार के मुखिया ने आपको आमंत्रित किया है। लेकिन कर्ता धर्ता कोई और होते हैं। कर्ता धर्ता सपोज कीजिए घर के जो अन्य जो उनके पुत्र पुत्रियां हैं, है ना, बेटे बेटियां हैं, वो कर्ता धर्ता होते हैं। मेन कर्ता धर्ता वो होते हैं, सारी शक्तियों को उपभोग भी वही करते हैं, लेकिन नाम होता है मुखिया का। वैसा ही यहाँ पर भी है, संसदीय व्यवस्था में होता है। और इस संसदीय व्यवस्था को हमने कहाँ से लिया है दोस्तों? ब्रिटेन से लिया है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इस संसदीय व्यवस्था को वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहा जाता है। ये संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से लिया है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है ना, कि भारत में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान कहाँ से किया गया है? तो ब्रिटेन से किया गया है। 1935 के अधिनियम से नहीं, ब्रिटेन से। हाँ, अगर 1900 ब्रिटेन ऑप्शन में नहीं हो तब आप 1935 के अधिनियम में जा सकते हैं। क्लियर है बात? तो एक महत्वपूर्ण क्वालिटी जो है संसदीय व्यवस्था की ये होती है। दूसरी महत्वपूर्ण क्वालिटी संसदीय व्यवस्था में, ये पहली बात हो गई कि इसमें 2 प्रमुख होते हैं, है ना, पहली बात हमने ये देख लिया कि इसमें 2 प्रमुख होते हैं, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होगी इसमें कि इसमें जो होते हैं वह विधायिका के सदस्य, विधायिका के जो सदस्य होते हैं, है ना, जो विधायिका के सदस्य होते हैं, सदस्य कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं। विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं। मतलब इसमें यह होता है कि जो विधायिका के सदस्य हैं, जो लेजिस्लेचर के सदस्य हैं, मतलब अगर हम केंद्र की बात करें तो जो सांसद हैं, ठीक है, सांसद ही मंत्री बन सकते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता। एक छोटा सा क्लॉज है, लेकिन वो अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मंत्री वही व्यक्ति बनेगा जो सांसद है। अगर सांसद नहीं है तो वो मंत्री भी नहीं बन सकता, मतलब वो कार्यपालिका का अंग नहीं बन सकता। तो अगर मान लीजिए इसको हम बी मान लें और इसको हम ए मान लें, तो अगर आपको बी की सदस्यता चाहिए, बी की मेंबरशिप चाहिए, आपको बी की मेंबरशिप अगर आपको चाहिए तो आपको पहले ए का मेंबर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? ए का मेंबर बनना पड़ेगा। मतलब पहले आपको सांसद या विधायक बनना पड़ेगा। अगर आप सांसद और विधायक नहीं हैं तो आप मंत्री नहीं बन सकते। केवल एक एक्सेप्शन है, उसे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर है बात? और जो व्यक्ति, तो इसमें क्या हुआ, ए ही बी का गठन कर रहा है, मतलब बी के लिए अलग से चुनाव नहीं हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर कार्यपालिका के लिए अलग से चुनाव नहीं होते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि हम मुख्यमंत्री के लिए वोट डालने जा रहे हैं, या हम रक्षा मंत्री के लिए वोट डालने जा रहे हैं, या हम रेल मंत्री के लिए वोट डालने जा रहे हैं। हम वोट डालने जाते हैं विधायकों के लिए, सांसदों के लिए। हम सांसद चुनते हैं और वही सांसद फिर उनमें से कुछ सांसद मंत्री बन जाते हैं। तो विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं, ये याद रखिएगा। इसीलिए दूसरा जो फीचर है उसको संक्षेप में कहा जाता है कि देयर इज अ गुड रिलेशन बिटवीन दी लेजिस्लेचर एंड
एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो होता है वह अच्छे संबंध होते हैं। कैसे संबंध होते हैं? अच्छे संबंध होते हैं। अच्छे संबंध होते हैं मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि इनके बीच में पति पत्नी का रिलेशन है, या वैसे तो पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं होता है बहुत केसेस में लेकिन फिर भी, है ना। तो अच्छे संबंध मतलब ये है कि इनके बीच में जो है वह अच्छे संबंध इसलिए है क्योंकि वही विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य हैं। इसलिए इसमें क्या होती है, एक समरूपता या एक रूपता भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? समरूपता या एक रूपता भी पाई जाती है, ठीक है, होमोजेनिटी पाई जाती है। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये जो विधायिका है, ये जो आपका विधायिका है ना, ये विधायिका, इस विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। और इस कार्यपालिका का काम क्या है? उस कानून को लागू करवाना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लोग कानून को लागू करवा रहे हैं वही लोग कानून को बनाने वाले भी हैं। जो लोग कानून को लागू करवा रहे हैं वही लोग कानून को बनाने वाले भी हैं। मतलब ये जो, अगर हम कानून की बात करें, ये जो कानून है इसको बनाने में भी मोदी जी का हाथ है, ठीक है, और इसको लागू करवाने में भी मोदी जी का हाथ है। तो ये बताइए, जब आप खुद खाना बनाते हैं अपने हाथों से तो ज़्यादा नानुकुर करते हैं क्या? नहीं, आप उसको क्या करते हैं? खा ही लेते हैं, ठीक है। मतलब खुद का बनाया हुआ खाना है, खाने की आलोचना कौन करता है? हाँ, वो अलग बात है, तारीफ बटोरने के लिए बोल दिया जाता है खाना अच्छा नहीं बना है, अदरवाइज तो मन ही मन लगता है कि वाह, मेरे से बड़ा शेफ तो कोई नहीं है, मैं ही हूँ दुनिया का सबसे बड़ा शेफ, है ना। मतलब मुझसे अच्छा तो खाना कोई बना ही नहीं सकता। तो वही बात होती है कि इसमें विधायिका वही है जो कानून बना रही है, लागू भी करवाने वाली वही संस्था है। इसलिए कहा जाता है कि इसमें अच्छे संबंध होते हैं। क्लियर है बात? मतलब अगर सपोज कीजिए ये कानून बनाने वाली संस्था मोदी जी ना होकर के कांग्रेस होती, राहुल बाबा होते, और उसको लागू करवाने वाली संस्था जो है मोदी जी होते, तब वो आ जाती दिक्कत। क्यों? क्योंकि फिर मोदी जी हर बात पे आलोचना करते कि ये कांग्रेस कैसा कानून बना रही है, ये देश का बंटाधार कर देंगे, ये सब तमाम चीज़ें। होता भी है ऐसा कि जब केंद्र में मान लीजिए केंद्र की सरकार ए हो और राज्य की सरकार जो है बी हो, तो इन दोनों के बीच में जो है हमेशा लड़ाई चलता रहता है, हमेशा ये लोग लड़ते रहते हैं, ठीक है। हमेशा बी की कोशिश होती है, जैसे इसको मान लीजिए पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ममता दीदी को देखिए, केंद्र से जो कानून बनाया जाता है अपने यहाँ लागू ही नहीं होने देती। आयुष्मान भारत योजना लाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, उन्होंने अपने यहाँ उसको लागू ही नहीं होने दी, उन्होंने अपना योजना चला दिया। क्लियर है बात? तो ये होता है संसदीय व्यवस्था, ठीक है। तो ये दो प्रमुख बातें आप याद रखिएगा। इसका ये रिटन डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है। संसदीय प्रणाली क्या है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और संसदीय प्रणाली की क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं, ये पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, खास करके पीएससी जैसे जो प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं, और आजकल एसएससी वगैरह में भी पूछा जाता है। यहाँ तक बात हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं मंत्रिपरिषद में हम वापस आते हैं। हमको समझ में आ गया कि मंत्रिपरिषद क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, और संसदीय व्यवस्था में दो प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र का, एक वास्तविक प्रमुख होता है। नाम मात्र के प्रमुख की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, ठीक है, इसकी सहायता के लिए, नॉमिनल हेड के लिए, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद का हम ये देखते हैं काम क्या है मंत्रिपरिषद का। तो हमने देखा कि मंत्रिपरिषद का सबसे प्रमुख काम तो भैया यही है कि यह राष्ट्रपति महोदय को जो है सलाह व परामर्श देते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रपति महोदय को सलाह एवं परामर्श देने का काम करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट काम तो ये हो गया इनका। लेकिन मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को जो सलाह दिया जाता है या परामर्श दिया जाता है, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। एक बार इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, और ये हमारे कौन है? राष्ट्रपति महोदय हैं, ये हमारे राष्ट्रपति महोदय। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने इनको कोई सलाह दी। सलाह मतलब ऐसा नहीं कि भैया आज इतने बजे खाना खा लेना, इतने बजे सो के उठ जाना। सलाह मतलब इन द सेंस कि कार्यपालिका के संबंध में, जैसे कोई कानून पार्लियामेंट ने पास किया तो प्रेसिडेंट के पास वो जाएगा, क्योंकि जब राष्ट्रपति दस्तखत करेंगे उसमें तभी वो कानून बनेगा, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति उस पर दस्तखत करेगा कि नहीं करेगा, ये डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं करता है, ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो। अब राष्ट्रपति को इन्होंने कहा कि दस्तखत कर दो इस पर, साइन कर दो इस बिल पर, तो ये कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति ने थोड़ा सोचा विचारा और राष्ट्रपति ने कहा यार मैं दस्तखत तो कर दूंगा, लेकिन आप एक काम करो, एक बार और सोच लो। इसको क्या कहते हैं? पुनर्विचार। क्या कहते हैं? पुनर्विचार। मतलब एक बार फिर सोच लो आप कि मैं इस पर दस्तखत करूं कि नहीं। अब राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया किसके पास? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। तो देखो, एक बार तक जो है राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है। इसी को बाद में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वीटो पावर राष्ट्रपति की, तो मैं आपको बताऊंगा इसी को निलंबनकारी वीटो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबनकारी वीटो, ठीक है, या सस्पेंसिव वीटो भी कहते हैं, ठीक। कमेंट सेक्शन में जरा मुझे बताना कि राष्ट्रपति की वीटो पावर किस अनुच्छेद में वर्णित है ना। अब ये हुआ, पुनर्विचार के लिए गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने पुनर्विचार किया और फिर से राष्ट्रपति को भेज दिया। क्या किया? फिर से इसको राष्ट्रपति को भेज दिया पुनर्विचार करके। तब राष्ट्रपति जो है साइन करने के लिए
बाध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति यहाँ पर दस्तखत करने के लिए बाध्य हो जाएगा। अब राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार कर नहीं लौटा सकता। क्लियर है बात? तो क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाने वाली थी और उसके बाद उन्होंने बीच में जब संविधान संशोधन किया था, बहुत प्रमुख संशोधन जिसका जिक्र हम कई बार कर चुके हैं, 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये शॉर्ट है, इसको आप समझ जाइएगा, इतने दिनों से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो कुछ मैं कीवर्ड एब्रिवेशन यूज करता हूं तो उनको समझते चलिएगा। 42वां संविधान संशोधन उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि देखो राष्ट्रपति, आप ये जो पुनर्विचार वाली जो बात करते हो ना, वो मत करो। 42वें संशोधन में कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने राष्ट्रपति को जो सलाह दिया है वो राष्ट्रपति को मानना ही मानना है, उस पर पुनर्विचार नहीं कर सकता। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, ये एक तरीके से राष्ट्रपति के पद पर जो है एक अटैक करना है ना, मतलब राष्ट्रपति के पद की गरिमा को कम करना है। क्या राष्ट्रपति एक बार सोच भी नहीं सकता, मतलब देश का वो मुखिया है, एक बार ये सोच भी नहीं सकता कि मुझे जो बात कही गई है मैं उसको सामने वाले को कह सकूं कि एक बार रिकंसीडर कर लो आप, है ना? तो ये राष्ट्रपति की पद की गरिमा के अगेंस्ट था। तो इसे क्या किया गया था, 44वें संशोधन के द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये है 1976, तो 1978 के द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपति महोदय आप एक बार सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप एक बार सोच लो। इंदिरा गांधी तो ऐसे ही बोलती ही रहती है, उनकी बात पे ध्यान मत दो, एक बार सोच लेना, एक बार हमें बोल देना कि भैया फिर से सोच लो। और हाँ, पर याद रखना कि हम एक बार हमको बोलोगे और हम सोच के फिर वही बात बोल दें कि नहीं यार कर लो, तो फिर कर लेना चुपचाप, ठीक है? ज़्यादा नानुकुर नहीं करना। क्लियर है बात? तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ देखिएगा कि पहली बार में तो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन दूसरी बार में बाध्यकारी है। ये इंपॉर्टेंट काम हो गया मंत्रिपरिषद का। मंत्रिपरिषद का एक इंपॉर्टेंट काम और ये हो जाता है कि मंत्रिपरिषद, जब भारत देश में आपातकाल लगाना हो, क्या लगाना हो? आपातकाल लगाना हो। आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के आधार पर, आर्टिकल 352 के तहत, है ना? कमेंट में बताना भारतीय संविधान का कौन सा भाग इमरजेंसी, आपातकाल से डील करता है। अनुच्छेद तो मैंने बता दिया। तो जब आपातकाल की घोषणा करनी होती है राष्ट्रपति महोदय को, तो उनको कैबिनेट की लिखित सलाह की जरूरत होती है। किसकी लिखित सलाह की जरूरत होती है? कैबिनेट, मंत्रिमंडल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मंत्रिपरिषद नहीं, मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्रिपरिषद का एक भाग है कैबिनेट, ठीक है? तो मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर ही किया जा सकता है। राष्ट्रपति बिना लिखित प्रस्ताव के इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था ताकि इमरजेंसी पावर का मिसयूज ना हो। 44वें संशोधन के द्वारा इस बात को जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति 352 का उपयोग मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर ही करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। एक बात और भी जोड़ी गई थी इसमें, तो मैं इमरजेंसी पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको इसको बताऊंगा, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ गई कि आपातकाल की उद्घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो मंत्रिमंडल का एक रोल यहां पर भी है और दूसरा मैंने बताया राष्ट्रपति को सलाह परामर्श के लिए। इसके बाद में राष्ट्रपति इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में केवल एक बार ही वो भी जोड़ा गया है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। बाकी सभी जगह मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही यूज हुआ है, लेकिन केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द, कैबिनेट शब्द का उपयोग हुआ है, वो हुआ है अनुच्छेद 352 में। पीएससी वाले इसको ध्यान में रखेंगे और जो लोग सीडीएस या सीएपीएफ का एग्जाम देते हैं, एनडीए का एग्जाम देते हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे देखिए कि इनका और क्या रोल कॉल होता है, जरा इसको आप लोग देख लीजिए, है ना? इसमें देखिए कि ये जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद का जो अभी मैं आपको बता रहा था ना संसदीय व्यवस्था के गुण, तो संसदीय व्यवस्था का एक गुण ये भी होता है कि अगर मान लीजिए मंत्रिपरिषद सदन में अपना विश्वास खो दे, सदन में अपना जो है विश्वास खो दे, तो उन्हें सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, सरकार बनाने के लिए, सरकार गठित करने के लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ सीट, मतलब जो है एक न्यूनतम सीट चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? न्यूनतम सीट चाहिए होते हैं। किसमें? सदन में या लोअर हाउस में। अगर इंपॉर्टेंटली मैं बोलूं, न्यूनतम सीट चाहिए होता है कहां पर? निम्न सदन में, ठीक है? और केंद्र के मामले में निम्न सदन कौन सा है आपका? निम्न सदन है आपका लोकसभा। तो लोकसभा में मान लीजिए इनको चाहिए है 272 सीटें सरकार बनाने के लिए। क्लियर है बात? अब मान लीजिए इस 272 सीट में अभी जो सरकार है वो सरकार है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें बीजेपी, फिर वो चिराग पासवान की पार्टी जो है, पासवान है ना, और फिर जो नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है? ऐसे दो तीन कह रहा हूँ, 4-5 पार्टियां मिलकर के ये सरकार उन्होंने बनाई है। उसमें बीजेपी का जो बहुमत है
वो लगभग जो है 240 है। कितना है? 240। और बाकी सीटें मतलब लगभग 32+ सीटें जो है वो अदर पार्टियों के हैं। अब अगर ऐसा हो कि मान लीजिए ये बीजेपी सरकार अच्छे से काम ना करे, मतलब इस सरकार के द्वारा अच्छे से काम ना किया जाए, तो इनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। जैसे आपने अपने घर में एक पेंटर लेके आए, दिवाली की सफाई पेंट करने के लिए पेंटर लेके आए, और आपने उसको कहा कि भैया ये पुट्टी पेंट है, सब बहुत कॉस्टली है, इसको आप हिसाब से यूज करके अच्छे से काम कीजिए। आपने देखा कि वो पेंटर लपेटने में लगा है, ना पुट्टी सही से कर रहा है, ना प्रॉपर तरीके से कलर कर रहा है, एकदम पूरा जो है नमूना बना दिया है घर को। तो आप उसको क्या करेंगे? घर में बैठा के रखेंगे कि आओ बाबू बैठो, खाओ मिठाई विठाई की, दिवाली की मिठाई विठाई खा के जाना। आप तो उसको यही बोलेंगे कि देखो भैया आपसे नहीं हो पा रहा है, आप छुट्टी लो। क्लियर है बात? वैसा ही यहाँ पर भी होता है कि जब कभी सरकार अच्छे से काम नहीं करती तो विपक्ष पार्टी के द्वारा, किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा जो है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। क्या लाया जाता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसका जिक्र जो है आर्टिकल 75 में किया गया है, अनुच्छेद 75 में किया गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव भी इसे कहते हैं। और अगर ये पारित हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाता है, कलेक्टिवली इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें यही बात लिखी हुई है कि विश्वास मत खोने पर सामूहिक इस्तीफा देना पड़ता है। क्लियर है बात? ठीक है, और आगे क्लियर हो जाएंगी। आप लोग जो है किसी बात की टेंशन मत लीजिएगा, मतलब चिंता मत कीजिएगा। क्या है, पॉलिटी या कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा होता है दोस्तों कि कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम क्या रहते हैं कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको होलिस्टिक वे में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या रहता है कि आप पढ़ रहे हैं वो पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कई सारे कॉन्सेप्ट एट ए टाइम समझ में नहीं आते, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा जो पिछला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाता है। जैसे हम लोग भी जब प्रिपरेशन करते थे, दिल्ली गए तो हुआ ये कि कुछ समझ में ही नहीं आता था। टीचर लोग पढ़ाते थे और जब हम लोग बाहर निकलते थे तो बोलते थे यार फलाना सर इतने बड़े टीचर हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं। हमको लगता था हमको तो कुछ समझ में नहीं आता साला, है ना, क्या पढ़ाते हैं, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। और ये लोग इतनी तारीफ की पुल बांधी पड़े हैं उन टीचर्स की, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था। लगता था कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मन करता था कि अब ये छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाएं। फिर सीनियर बोलते थे नहीं तुम यहीं पढ़ो, तो थोड़ा पेशेंस बना करके पढ़ो उनके पास। ठीक है, पर मन में यही बात था कि यार हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 2.5-3 घंटे की क्लास है ना। फिर ऐसा होता था कि जब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते थे पीछे के टॉपिक जो है ऑटोमेटिक क्लियर होते जाते थे। तो वैसा ही धैर्य मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग भी रखिएगा, है ना, आगे आते समय पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, मंत्रिपरिषद जो अभी मैंने आपको बताया कि ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, अपने कामों के लिए ये उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करेंगे तो विपक्ष के द्वारा क्या लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव आएगा, अविश्वास है ना भैया, हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, तो नो कॉन्फिडेंस, ऐसे कंडीशन में सरकार गिर जाएगी, पहली बात। अब दूसरी बात ये भी होती है कि भाई विपक्ष, पहली बात तो यह है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए 50% से ज़्यादा वोट चाहिए। कितना चाहिए? 50% से ज़्यादा वोट चाहिए। लोअर हाउस का 50% से ज़्यादा चाहिए, मतलब 272+ वोट चाहिए। और सरकार बनाने के लिए भी इतनी चाहिए। अब मान लीजिए बीजेपी के पास जो है, मान के चलो कि 280 सीटें हैं, 280 सीटें हैं, तो स्वाभाविक बात है नो कॉन्फिडेंस मोशन तो पास होने से रहा। अब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या ही लाएगा विपक्ष के पास उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, क्योंकि विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन तब पारित करवाएगा जब उसके पास इतने लोग हों वोट डालने वाले, और इतने वोट लोग होंगे तो उसको, सरकार को गिरा के खुद की सरकार बना लेंगे। किया भी था इन्होंने ऐसा। तो इसके एवज में एक प्रोविजन और किया गया है, ये भी आर्टिकल 75 में, ये दोनों प्रोविजन 75 में ही है। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई मंत्री अपने काम को सही से नहीं करता तो वो उत्तरदायी होगा राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति जो है वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। मतलब अगर कोई मंत्री अपना काम सही से नहीं करता तो राष्ट्रपति उनसे इस्तीफा की मांग कर सकते हैं। क्लियर है बात? लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, जैसे हुआ भी था स्मृति ईरानी, आप सब उनको जानते ही हैं। स्मृति ईरानी जो थी मानव संसाधन विकास मंत्री थी, लेकिन हुआ ऐसा कि स्मृति ईरानी के योग्यता को लेकर के, ठीक है, कुछ सवाल उठने लग गए। उस वजह से ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति ने उनसे इस्तीफा ले लिया और फिर बाद में उनको कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया, टेक्सटाइल मिनिस्टर बना दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो एक है सामूहिक उत्तरदायित्व, ये आपको याद रखना है दोस्तों, और दूसरा है आपका क्या? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो ये है मंत्रिपरिषद की कुछ मोटी मोटी और बहुत प्रमुख बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो प्रमुख बातें मैं आपसे डिस्कस किया हूं यहाँ पर, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? और ये संसदीय व्यवस्था का एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट जो है फीचर भी है। जैसे हमने एक ये पढ़ा ना, 2 प्रमुख होते हैं, दूसरा विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं, ये हमने देखा। और तीसरे नंबर पर अगर इंपॉर्टेंट फीचर आप ऐड करना चाहेंगे तो यही फीचर होगा, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। क्या होता है? सामूहिक
उत्तरदायित्व होता है। क्लियर है बात? ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर और इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे की जो चर्चा है दोस्तों, मंत्री परिषद मतलब जो मंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं, है ना, और कैसी क्या चीज़ें हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले एक छोटी सी बात जो है हम और समझ लीजिए। यहाँ पर मैं बता ही रहा था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सांसद नहीं है, कोई व्यक्ति जो है सांसद नहीं है, और वो व्यक्ति क्या है, मंत्री बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? मंत्री बनना चाहता है। तब के केस में क्या होगा? तो देखिए, इसके लिए एक संविधान में प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और अगर वो मंत्री बनना चाहता है या संसद का सदस्य बनना चाहता है, ठीक है, सॉरी, मंत्री बनना चाहता है, तब के कंडीशन में वह उसे जो है मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्री बनाया जा सकता है कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए उसको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन 6 महीने के भीतर उसको या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, या तो लोकसभा की या तो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। मतलब इसके लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा लोकसभा या राज्यसभा के लिए, और जब वो व्यक्ति चुनाव में जीत जाएगा तब वो व्यक्ति आगे मंत्री बना रह सकता है। अदरवाइज जो है 6 महीने के बाद जो है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि मैंने बताया ना, आपको अगर बी का मेंबर बनना है तो ए का मेंबर बनना ही पड़ेगा। लेकिन एक बीच में लूप होल है। ये लूप होल ऐसा है कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने क्षेत्र में बहुत पारंगत है, बहुत मास्टर है, एक्सपर्ट है, और उसको मान लीजिए मंत्री बनाना है। ठीक है, सरकार चाहती है कि वो मंत्रालय को संभाले, जिससे सरकार को उसकी जो एक्सपर्टीज है उसका लाभ मिले। ठीक है, देश का विकास हो सके। तो इसके लिए ये क्लॉज रखा गया है। लेकिन ये है कि भाई उसको संसद सदस्य तो बनना पड़ेगा, है ना, सांसद तो बनना पड़ेगा। क्योंकि ये अगर सांसद नहीं रहेगा और मंत्री बन जाएगा तो ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, क्योंकि उसको जनता ने नहीं चुना है ना। आप देखिए, आपको एक छोटी सी पोस्ट के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि ये जो एग्जाम का प्रोसेस है, ये जो भी प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, मान लीजिए आप यूपीएससी तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, एमपीपीएससी में भी ऐसे ही आपके एसआई का जो है प्रीलिम्स मेंस, है ना, और बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं, ये सब किसी न किसी कानून के तहत कंडक्ट करवाए जाते हैं। और इस कानून को बनाया है जनता के प्रतिनिधियों ने, मतलब जनता ने। लेकिन जब आप पुलिस वाले बनेंगे, जब आप वर्दी में होंगे, तो जनता आपको इसलिए रिस्पेक्ट देती है क्योंकि उन्होंने ही एक प्रोसेस बनाया है, एक प्रक्रिया बनाया है, जिसको फॉलो करके आप वहां तक पहुंचे हैं। इसलिए जनता आपकी बात को मानती है। ठीक है, इसको कहते हैं संप्रभुता का हस्तांतरण। राजनीति विज्ञान में इसे कहा जाता है संप्रभुता का हस्तांतरण। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ, तो ये हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि एक बार बहुत बड़ी घटना हो गई। क्या? वो पंजाब में एक व्यक्ति थे, ठीक है, आर.एस. चौहान करके थे, मंत्री थे। कहाँ पर? पंजाब में। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, ये ना तो अब पंजाब के उसमें विधानसभा में ले लें, वहाँ के विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, तो ये ना तो वो व्यक्ति जो थे ना तो विधानसभा के सदस्य थे ना तो विधान परिषद के सदस्य थे, और वो व्यक्ति जो है उनको मंत्री बना दिया गया। अब वो मंत्री बन गए, 6 महीने के लिए मंत्री भी थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। जैसे ही 6 महीना पूरा होने वाला रहता था तो ये क्या करते थे, इस्तीफा दे देते थे। इस्तीफा दे दिए और उसके बाद फिर मंत्री बन जाते, फिर 6 महीने होता फिर इस्तीफा दे देते। ये उनकी कलाकारी कोई देख रहा था। वो तुरंत दिल्ली की ट्रेन पकड़े पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माई बाप देखिए जरा, ये एक प्रोविजन है संविधान में जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर संसद सदस्य नहीं है तो 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है। लेकिन पंजाब में तो एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं, इस प्रोविजन का जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक व्यक्ति है जो 6 महीने के लिए मंत्री बनता है और फिर इस्तीफा दे देता है। क्योंकि सरकार के लोग बड़े खिलाड़ी होते हैं, इसीलिए चुनाव जीतना जो है ना, चुनाव जीतने के लिए आप लोगों को जो है, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव जीतना चाहता है, पढ़े लिखे लोग इसलिए बहुत ज़्यादा चुनाव नहीं जीत पाते। उसका कारण ये है कि चुनाव के लिए मतलब आपको जो है जिसको कहते हैं ना, एक खिलाड़ी किस्म का जो व्यक्ति होता है, वैसे लोग ही चुनाव जीत पाते। चुनाव जीतना हर किसी की बस की बात नहीं होती है ना। आपको जो है उस तरीके की जो है बातें करते आनी होनी चाहिए, फैकोलॉजी होना चाहिए आपके पास, ठीक है, या जिसके लिए एक बहुत बढ़िया शब्द होता है, मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बुलाया, बोले आओ इधर आओ, और रस्सी से बांध के उल्टा लटका दिया। और जब उसके सारे शरीर का खून उसके दिमाग में पहुंच गया, खोपड़ी में पहुंच गया, तब उससे पूछा, बोल भाई दोबारा सोचेगा ऐसा? तो इसने कहा, नहीं माई बाप, अब दोबारा नहीं सोचूंगा मैं ऐसा। तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति कई बार 6-6 महीने के लिए बन सकता है, एक ही बार बन सकता है। अगर उसने एक बार में ही सदस्यता नहीं ली तो फिर वो आगे फिर से मंत्री नहीं बन सकता। क्लियर है बात? ठीक, चलिए, तो इस तरीके से, अरे बहुत ये लोग मतलब भयंकर काम करते रहते हैं। आपको मैं एक बार ऐसी घटना बताता हूँ कि क्या हुआ कि जब
मायावती जी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सपा की सरकार बनी, सॉरी सपा नहीं, मायावती जी की जो पार्टी है उनकी गवर्नमेंट बनी, कहाँ पर, यूपी में, बसपा की, है ना। तो बसपा की सरकार बनी तो उसमें उन्होंने क्या किया कि वो सरकार बनी गठबंधन से। कैसे बनी? गठबंधन से, है ना। कोलिशन गवर्नमेंट बना। गठबंधन तो आप लोग जानते होंगे कि जब किसी एक को सीट प्रॉपर नहीं मिलती तो वो और लोगों के साथ मिल बांट के गठबंधन की वो लोग सरकार बना लेते हैं, है ना। ये हम लोग अपने जीवन में भी करते रहते हैं, ठीक। कि जैसे हम आप कुछ खरीदने गए थे मार्केट में, पैसे आपको कम पड़े, आप तुरंत दोस्त को फ़ोन किया, भाई 300 रुपये डाल दो जरा आपने सुधार लिया और फिर जो वो चीज़ें खरीद के ले आए। तो वैसा ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, गठबंधन की सरकार बनी। गठबंधन में शामिल था एक तो बसपा, ठीक है, और एक थे बीजेपी। अब इसमें यह तय हुआ कि पहले 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री होंगे, जो सीएम होंगे वो होंगे बसपा से, फिर 6 महीने के लिए बीजेपी से। मायावती पहले नंबर पर मुख्यमंत्री कौन बनी? मायावती बनी। मायावती 6 महीने तक मुख्यमंत्री बनी रही। अब 6 महीने बाद बारी आनी थी किस मुख्यमंत्री की? बीजेपी के वाले की। बीजेपी वाले का नंबर आना था। जैसे ही बीजेपी वाले का नंबर आना था, मायावती ने इस्तीफा दे दिया, सरकार ही गिर गई, क्योंकि भाई अब समर्थन वापस ले लिया तो कहाँ सरकार रहेगी। फिर सरकार बन नहीं पा रही थी, फिर उन्होंने दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन किया। तो ये पॉलिटिकल पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ है नहीं, बस ये सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। इनको अपनी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं रहता। केजरीवाल को देखिए, मुंह की खाया। क्यों खाया? क्योंकि केजरीवाल कांग्रेस बीजेपी इन सबसे अलग होकर के एक पार्टी बनाए थे, लोगों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन बाद में वही ये चुनाव जीतने के लिए वो ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन करने लगा जिनके पहले बिल्कुल खुले मुंह से बुराई करता था, 24 घंटे उनकी बुराई करता था, उन्हीं के साथ जाके शामिल हो गया। तो ऐसे में इसको जो है दो मुहा व्यवहार जनता स्वीकार नहीं करती है, ठीक है। चलिए इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। प्रज्ञान आईसीएस के चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।